नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में एनडीए के भीतर खिंचाव अब खुलकर सामने आ रहा है। एक वक्त था जब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल कभी नाराजगी जताती थी, ओम प्रकाश राजभर बार-बार शर्तें लगते हैं और अब भाजपा के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ ले। यानी एनडीए के भीतर असंतोष की आग अब तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है या फिर सहयोगी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सुष्मिता जी। सर, जिस तरह से बीजेपी सहयोगियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, चुनाव आते हैं तो याद आती है, चुनाव जाते हैं तो दरकिनार कर देती है। निषाद समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है बीजेपी या कोई और वजह है? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से कोई भी सियासी दल है, छोटा बड़ा, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, भारत में दो सबसे बड़े सियासी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनको समाप्त करके अपना वर्चस्व कायम कर ले। अब आप चाहे किसी भी दल को लीजिए, चाहे वो राजभर का दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, और चाहे वो संजय निषाद का दल हो, सबसे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा सा जमा लिया। आपको ये समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से संजय निषाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया और उनको करीब 20 सीटें दी और 20 में वो 11 सीटों पे जीते, जिसमें से 5 पे तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग लड़ रहे थे सिंबल पे। तो इसलिए कुल मिला के इनके पास 6 विधायक हैं। तो 6 विधायकों को लेकर ये बहुत कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाते हुए आज की तारीख में नजर नहीं आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी जरूरत इनकी नहीं है जितनी इनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत आज की तारीख में है, क्योंकि ये खुद मंत्री हैं। ये मंत्री बने हुए हैं 6 विधायकों को लेके। अगर ये कल को हट भी जाते हैं, पार्टी छोड़ भी देते हैं, तो भाजपा की सेहत पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ये पार्टी छोड़ेंगे तो उसमें से भी 3 या 4 पता चला भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है अपने से छोटे सहयोगियों के साथ इस तरह, और भारतीय जनता पार्टी वो उत्तर प्रदेश में ही कर रही है ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का हमारे पास है, जिस प्रकार से शिवसेना को तोड़ा है। अकाली दल का है पंजाब में, जिस प्रकार से उसको इन्होंने तहस-नहस किया। तमाम दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहती है और इसमें वो सफल भी होती है। आप बिहार में देख रहे हैं कि उन्होंने तमाम नीतीश कुमार की पार्टी को तहस-नहस कर दिया है। बाकी पार्टी, चाहे वो पासवान की पार्टी को, सबको खत्म कर दिया और भारतीय जनता पार्टी आज झंडा लेके आगे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी वही रणनीति है और कहीं न कहीं समझ चुके हैं संजय निषाद के इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसलिए वो इस तरह के बयान कर रहे हैं कि भाई हमारी छुटोइया नेताओं से बेइज्जती ना कराई जाए। अगर हमारे साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नहीं चलाना है तो वो जो है हमारा गठबंधन तोड़ दें। और उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए, राजभर का उदाहरण दिया, सबसे बढ़िया उदाहरण तो राष्ट्रीय लोकदल का दिया कि एक मंत्री है और मंत्री का जो है अनादर, एक अपमान डीएम और एसएसपी कर रहे हैं, वो मीटिंग में ही नहीं आते हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के डीएम सरकार है और उसके डीएम एसपी एक मंत्री के बात सुनते ही नहीं है, तो इससे पता लगता है कि क्या औकात आपकी है। दूसरा अभी ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने राष्ट्रीय लोकदल को नसीहत दे दी कि भाई ये तो नसेद पार्टी है, तो जहां जाती है उन्हीं को हरा देती है। तो उससे बड़ी किरकिरी पार्टी की हुई, लेकिन पार्टी से कोई खास रिएक्शन आया नहीं। जब कुछ छोटा मोटा विरोध हुआ तो उन्होंने जाके जो है उसको क्षमा याचना कर लिया, बात खत्म हो गई। तो ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। भाजपा से ज्यादा मजबूरी मुझे इन छुटवैये दलों की लग रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास ये पड़े हुए हैं। अगर ये इतने मजबूत है तो छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनको क्या करना है कि इनको सत्ता की मलाई भी खानी है, इनको खीर भी खानी है और सत्ता के साथ इनको मतभेद भी रखने हैं। तो दोनों चीजें एक साथ चलती नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जो चाहे करें, ये यहीं रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। जी।
बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश निषाद जो वो बयान देते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति और अन्य नेताओं को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। साफ है कि बीजेपी संजय निषाद को अब साइडलाइन करना चाहती है, क्योंकि उनके पास निषाद समाज के जयप्रकाश निषाद आ रहे हैं और नदियों की नीलामी हो और मछुआरों का हक हो, इन सब मुद्दों को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति आगे बढ़ रही हैं और बयान दे रही हैं। तो क्या इससे कहीं न कहीं फ़र्क पड़ेगा संजय निषाद को, क्योंकि संजय निषाद इन्हीं सब मुद्दों के ज़रिए बीजेपी में एंट्री ली थी। तो क्या जो अभी निषाद समाज के नेता आ रहे हैं, तो इनको बढ़ावा दे रही है बीजेपी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और किसी भी बड़े दल की रणनीति है कि उसके छोटे दल को कैसे खत्म किया जाए। उसी समाज का उसी क्षेत्र का, उसी जाति का नेता, एक बड़ा नेता अपनी पार्टी में वो बना देती है और वो दूसरी पार्टी जो है वो खत्म हो जाती है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण वेस्टर्न यूपी में आप ले सकते हैं कि जिस प्रकार से संजीव बालियान को बढ़ाने के लिए अजीत सिंह को और जयंत चौधरी को खत्म कर दिया, दोनों चुनाव हार गए और आज वो जो है सत्ता की खीर खा रहे हैं एक राज्यसभा के एमपी के तौर पे। दूसरा कई सारे हैं, आप शिवसेना को देखेंगे, महाराष्ट्र में तोड़ के एक नकली शिवसेना ले आए, अपने लोगों को वहां पे मजबूत किया। आप बिहार देखेंगे कि वहां पे संजय झा और सम्राट चौधरी और दूसरे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया अपने लोगों को। जिस समाज से नीतीश आते हैं, जिस समाज से लालू आते हैं, उस समाज के कई नेताओं को अपने साथ लिया और कोशिश की कि तमाम दलों को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि संजय निषाद की पार्टी के लोग और अनुप्रिया पार्टी की पटेल के जो लोग हैं, ऐसे नेताओं को मजबूत किया जाए जिससे ये लोग किनारे लग जाए। और दूसरा क्या है, जनता में भी थोड़ी धीरे-धीरे छवि इनकी धूमिल हो जाती है, जिस प्रकार से ये सत्ता की मलाई खाते हैं, अपना घर भरते हैं, जनता के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो उससे एक एंटी कॉम्बेंसी भी इनकी हो जाती है। अब संजय निषाद जी क्या बताएंगे कि उन्होंने समाज के लिए 5 साल में क्या किया? तो कहीं न कहीं उनकी एक एंटी कॉम्बेंसी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी जिस अपने नेता को तैयार कर रही है, उसको फ़ायदा मिलेगा और संजय निषाद जी पीछे हो जाएँगे और वो आगे हो जाएँगे। तो इसीलिए ये निरंजन ज्योति को आगे कर रहे हैं कि इसीलिए उसको मंत्री बनाया, उसका रुतबा बढ़ाया और अब उसको यूपी में भेज दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, अपने दल को बढ़ाने के लिए और जो छोटे-छोटे दल हैं, उनका अस्तित्व खत्म करने के लिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से निपुण है। और छोटे दल इस चीज को समझ नहीं पाते। जो दल समझते हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जिस प्रकार से आरजेडी को आपने देखा कि कभी भी उसका रिकॉर्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी के ना दबाव में आई ना साथ में गई, खत्म नहीं हुई। आपने देखा मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ गई और आज भले ही वो अलग बैठी हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर लिया। तो ये तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से रणनीति और राजनीति करती। जी। बिल्कुल सर, लेकिन अनुप्रिया पटेल हों, ओपी राजभर जैसे सहयोगी पहले भी नाराज दिखे थे। अब संजय निषाद भी भड़के हैं। क्या ये बताता है कि भाजपा अपने साथियों का साथ नहीं निभाती, सिर्फ चुनाव के टाइम पे उनको साथ चाहिए होता है, उसके बाद वो साथ छोड़ देती है? और बात करें 2027 के चुनाव का, बीजेपी को पता है कि समाजवादी पार्टी और अन्य दल पीडीए के जरिए भाजपा को चुनौती देंगे, इसलिए अब खुद ही सहयोगियों का वोट बैंक हथियाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपने जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि समाजवादी का पीडीए हो, और मैं उससे भी ज्यादा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा और अति पिछड़ा जिस प्रकार से पिछड़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इन्होंने कहा था कि इस बार 400 पार और संविधान में बदलाव करेंगे। इसके बाद जो अमित शाह ने भाषण दिया था संसद में और उन्होंने अंबेडकर जी पे एक टिप्पणी की थी, उससे कहीं न कहीं पिछड़ा और दलित आहत था और उसने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट किया था, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अगर हम इनको नहीं साधेंगे, दलित को साधने के लिए उनके नेताओं को साथ में नहीं लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे चल के ये सारे अपने समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अपने नेताओं को बढ़ावा देने के लिए करे, चाहे दूसरे सहयोगी साथियों को लेने के लिए करे, चाहे उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराए, चाहे दूसरी पार्टी तोड़ने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है अब गोमती में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत लेट हो चुकी है और समाजवादी पार्टी का ग्राफ काफी ऊंचा हो चुका है। अब ऑप्शन के तौर पे जब आप देखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का नाराज वोटर है, खासकर दलित और पिछड़ा, वो समाजवादी पार्टी में जाएगा।
क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, तो हमें समाजवादी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास दूसरा सबसे मजबूत दल है। वो मायावती के साथ उनकी पहली पसंद होती है, चॉइस होती है, लेकिन मायावती इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। तो लिहाजा वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा और समाजवादी पार्टी 2027 के हिसाब से मुझे बहुत मजबूत नज़र आती है और यही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चहल-पहल है कि किस प्रकार से इनको रोका जाए। दूसरा कारण ये भी है भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लोग छिटक रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि दिल्ली और लखनऊ की जो लगातार तल्खी चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी 2 गुट बने हुए हैं। एक दिल्ली का ग्रुप है, एक लखनऊ का ग्रुप है। तो वो आपसी जो फूट है उसका फ़ायदा भी दूसरे दल उठा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान करने का काम कर रहा है। जी। बिल्कुल सर, लेकिन बात की जाए निषाद समाज की बात हो या ओबीसी दलित वर्गों की बात हो, क्या सरकार सिर्फ चुनावी समय पर ही इन्हें याद करती है? जो छोटे सहयोगी दल हैं, उनकी असली ताकत जमीन पर है। क्या बीजेपी सत्ता के नशे में उनकी राजनीति हैसियत को कम आंक रही है? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि किस प्रकार से हमें सरकार बनाना है, कौन से दल को साधना है, चुनाव से पहले कौन सी जुमलेबाजी करनी है, उसमें तमाम आप जातियों और वर्गों की बात कर सकते हैं। इन्होंने तो मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की थी और तमाम आंदोलन और तमाम कार्यक्रम, तमाम प्रोग्राम, पसमानदा के तमाम इन्होंने सम्मेलन यूपी में किए थे। तो ये तो मुस्लिम में भी एक वर्ग को साधना चाहते थे, लेकिन वो सधे नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जैसे वेस्टर्न यूपी में जाटों को साधने का काम किया और उनको साथ जुमलेबाजी की, हम आपको जाट आरक्षण देंगे, उनका गन्ने का जो फसल होता है हम आपका 15 दिन के अंदर आपका भुगतान कराएँगे, आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, किसान की जो एमएसपी है उसको डबल करेंगे। लेकिन वो सब जुमलेबाजी सिद्ध हुई। एक बार को ये माहौल बना लेते हैं और 3-3 बार लोग सुन के अब इनको वोट दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश ज़रूर करेगी इस तरह से अपने सहयोगियों को और अपने लोगों को साधने का, लेकिन उसमें वो कामयाब होती मुझे नज़र नहीं आ रही है इस बार। जी। सर, आखिरी सवाल है, अगर बीजेपी परिवारवाद खत्म करना चाहती है, तो क्या वह खुद बड़े नेताओं के परिवार को टिकट देने से बचेगी इस बार? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, वो कहने के लिए कहते हैं कि परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की लंबी फ़हरिस्त है और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके बेटे-बेटियाँ मंत्री हैं या न बड़े नेता हैं, उसमें तमाम उदाहरण हैं। मैं यहाँ एक का नाम आपको गिनूँ, वो लंबी सूची है और सबको पता है कौन-कौन हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम बुराइयाँ आज की डेट में हैं क्योंकि वो सत्ता में है। जब आप सत्ता में आते हैं तो तमाम बुराइयाँ आपके अंदर आती हैं। आज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में करीब 100 के लगभग सांसद ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में दागी लोग भी काम कर रहे हैं, जिन पे अति गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, वो भी मंत्री भी हैं और कई सारे विधायक और कई सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है पुरानी जिसको हम कहते थे सिद्धांतवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के दागी लोग नहीं आते इसलिए दूसरों के ऊपर ये सवाल उठाते थे। आज आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखेंगे कि वो किसी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रही हो या किसी दूसरे इसका कि भाई आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा अपराधी लोग हैं इस तरह का। और वो सवाल इस तरह के इसलिए नहीं उठाती क्योंकि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं और सबसे ज्यादा उनकी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। इसलिए उन्होंने अब ये सारे सवाल बदल दिए हैं और वो नए-नए सवाल विपक्ष से पूछते हैं। आज की डेट में तो वो वोट का पूछ रहे हैं, वोट का जवाब ही नहीं बन रहा है। और आपको अंत में ये भी देखना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ नहीं रही है, जवाब नहीं दे पा रही है। सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है, सवाल तो दूसरे लोग पूछ रहे हैं, सवाल तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि वोट चोर हो रहा है, वोट चोरी कौन कर रहा है बताइए। तो भाजपा के लोग नहीं बता पा रहे। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब गिरती हुई नजर आ रही है। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में ऊंट किस कर पर बैठता है, ये आपको बिहार चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और उसी के बाद चाहे राजभर जी हो, चाहे आपके संजय निषाद हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, तो जितने चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जितने भी सहयोगी दल हैं, उसके बाद ही ये पलटी मारते हुए आपको दिखेंगे। बिहार चुनाव का नतीजा अगर भाजपा के पक्ष में नहीं आता है, तमाम ये दल आपको भागते हुए नजर आएंगे। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और इतनी अच्छी बात की।
इस चर्चा में इतना तो साफ है कि एनडीए की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अनुप्रिया पटेल की नाराजगी हो, ओम प्रकाश राजभर की बार बार शर्तें हो और संजय निषाद का विस्फोटक बयान, यह सब बताता है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों के रिश्ते लगातार तनाव में रहेंगे। एनडीए 2027 तक एकजुट रह पाएगा या फिर ये सारे दरारें की वजह से एनडीए जो गठबंधन है वो टूट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी खास विषय पर। नमस्कार।